नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये खरीफ मौसम अभी अंतिम दौर में चल रहा है और कुछ ही दिनों बाद आपको रबी की फसल के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि रबी की फसल के लिए आपको खेत की तैयारी से लेकर बीज और आदान व्यवस्था के साथ साथ कौन कौन सी सावधानियां इस दौरान रखनी है, और इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कृषि के समसामयिक कार्यों के बारे में और ये भी जानेंगे कि खरीफ की फसल की कटाई में और थ्रेसिंग में क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है और अगले साल के लिए आपको बीज की व्यवस्था और सुरक्षा कैसे करनी है। तो आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, उनका परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ आज इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर A.K. दीक्षित जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सर, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने किसान भाइयों को भी मैं बहुत सादर सादर नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो सर, शुरुआत हम खेत से ही करते हैं, जहां से फसल की शुरुआत होती है। खेत की तैयारी हमारे किसान भाइयों को जो रबी के लिए अब तैयारी करेंगे, तो किस तरह से खेत तैयार करना है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम कोई फसल की बात करते हैं या फसल उत्पादन के लक्ष्य की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से खेत की तैयारी हमारे जो प्रबंधन है खेती का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, अंग है। इसको बहुत सोच समझ के साथ हमें खेत की तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न इसमें यहाँ की खेत की तैयारी का, तो उसको अच्छे ढंग से कल्टीवेटर चलाएं और खेत को सबसे पहले साफ सुथरा रखें कि उसमें खरपतवार न हो। और खरपतवार समाप्त करने के बाद, उसकी सफाई करने के बाद फिर दूसरे चरण में ये प्रश्न आता है कि हम अगर यदि मिट्टी परीक्षण करना चाहते हैं तो बिना खेत को डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको छेड़छाड़ किए हुए मिट्टी के नमूने लेने का जो सही तरीका है, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि नमूना है, उसको लेने का प्रयास करें और उसके बाद कल्टीवेटर चलाएं। और यदि आप कंद वाली फसलें ले रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि आप गहरी जुताई करते हैं तो जिससे मिट्टी भुरभुरी होगी, पोली होगी और उसमें जो है कंद वाली फसलों का विकास होगा। कंद वाली फसलों से यहाँ से जो आशय है कि जैसे आपकी प्याज की खेती कर रहे हैं या आलू की खेती कर रहे हैं या लहसुन की खेती कर रहे हैं या कोई अन्य जो हमारी कंद वाली फसलें हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए जो है गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। अगर उसमें डीप प्लाउ गहरी जुताई करते हैं, खेत को भुरभुरा तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यदि हम गेहूं की खेत की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें हमें कम से कम 2 कल्टीवेटर जो है चलाना चाहिए। और एक पहले जो है सीधा और उसके बाद क्रॉस कल्टीवेटर चलाना चाहिए और खेत को अच्छे ढंग से भुरभुरा कर लेना चाहिए। मिट्टी जो है काफ़ी उसकी भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें ढेले नहीं होने चाहिए। यदि चने की खेती के लिए जो खेत तैयार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बार अगर उसमें ढेला रहेगा, उसमें अगर रहते हैं बड़े बड़े, तो उसमें काम उसमें उतना दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है कि खेत को तुरंत जुताई करके हमारे किसान भाई उसमें फसल न बोएं, कुछ समय के लिए निश्चित रूप से छोड़ें, जिससे कि जो वातावरण है उसके अनुरूप उसका हमारी खेत की मिट्टी का तापक्रम मेंटेन हो जाए, उसमें जो है हमारे जो फफूंद जनित बीमारियां आती हैं उसका आक्रमण कम होगा। बिल्कुल। 2 छोटी छोटी बातें। एक तो ये कि कितने दिन का इंतजार किसान भाइयों को करना चाहिए बीज बोने के लिए? निश्चित रूप से जो है खेत को जो कम से कम जो है जुताई के बाद 1 सप्ताह तक जो है उसको छोड़ना चाहिए और अंतराल, जिससे कि हमारी मिट्टी में जो ऊपर की मिट्टी, जो नीचे की मिट्टी ऊपर की तरफ आई है, जो उसमें ज्यादा थोड़ा सा तापक्रम जो है बराबर मिट्टी में हो जाए, जिससे फफूंद जनित रोगों का जो है प्रादुर्भाव होता है, जिसमें आवक होती है। मुख्य रूप से चने की फसल में यदि किसान भाई तुरंत खेत जुताई करके यदि चने की फसल बोते हैं तो निश्चित रूप से उसमें विल्ट डिजीज के आने की काफी संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, जो आपने मिट्टी परीक्षण की बात कही, तो आमतौर पर जो हमारे किसान भाई होते हैं उनको सलाह दिया थी कि मार्च अप्रैल में आप जब रबी की कटाई हो जाती है उसके बाद अपने खेत में मिट्टी परीक्षण कराएं। लेकिन अभी आपने कहा कि अगर मिट्टी परीक्षण कराना है तो बिना खेत को डिस्टर्ब किए, एक तो इस वक्त उपयोगिता क्या रहती है और फिर परीक्षण का यानी जो सैंपल लेने का तरीका वो कैसा होना चाहिए?
निश्चित रूप से जो है मिट्टी परीक्षण की जो सफलता है वो पूर्ण रूप से हमारे नमूने लेने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि किसान भाई नमूना सही ढंग से नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी परीक्षण कराने का कोई अभिप्राय नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने किसान भाइयों से सादर पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि यदि वास्तव में आप मिट्टी परीक्षण की उपयोगिता साबित करना चाहते हैं और सही सदुपयोग फर्टिलाइजर का करना चाहते हैं तो नमूने लेने के समय जो विशेष सावधानियां दी गई हैं उसका आप ध्यान रखें। जहां तक प्रतिनिधि नमूना लेने की बात है उसमें निश्चित ही हमें कम से कम 1 हेक्टेयर से 15 स्थानों को चिन्हित करना चाहिए जिगजैग फॉर्म में, जिससे कि हमें ज्यादा खेत के किनारे भी नहीं होना चाहिए और जो हमारा पूरे खेत के किनारे के भाग, मध्य के भाग और नीचे के भाग तीनों भाग से हमको चिन्हित करके मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। भी आकार का गड्ढा खोद लें 6 इंच का, 15 सेंटीमीटर का और पूरी मिट्टी बाहर निकाल दें। जो दीवारें बनती हैं उस दीवार के साइड से एक स्लाइस की तरह काटना चाहिए जिससे कि मिट्टी ऊपर से लेकर के बॉटम तक, तली तक नीचे लेकर के उसको अच्छे ढंग से मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग करने के बाद जो 15 स्थान से मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने इकट्ठा किए हैं उसको मिला लें। मिला करके 4 भागों में विभक्त कर दें, आमने सामने के 2 भागों को हटा दें और फिर जो 2 भाग बचते हैं उसको पुनः मिश्रित करें। यह प्रक्रिया तब तक लागू करें जब तक कि 500 से 600 ग्राम मिट्टी शेष न रह जाए। उसके बाद उसको प्रॉपर लेबलिंग करके उसमें लेबोरेटरी में भेज दें। 2 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपने प्रश्न भी किया कि मिट्टी परीक्षण कब कराना चाहिए और कब कराना जो है ज़्यादा फायदेमंद है। निश्चित रूप से जो हम रबी की फसल की कटाई करते हैं मार्च में, उसके बाद हमें पर्याप्त समय रहता है, उस समय मिट्टी परीक्षण कराना जो है ज़्यादा लाभदायक भी होता है, साथ साथ जो हमें आसानी भी होती है। लेकिन यदि किसान भाई ज़्यादा अपने सही ढंग से उसको फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहते हैं तो हमारी जो खरीफ की फसल की कटाई के बाद भी मिट्टी का नमूना लेकर के परीक्षण करा सकते हैं। चलिए, आदान व्यवस्था सबसे अहम होती है, इसमें हमारे किसान भाई क्या बातें ध्यान रखें? निश्चित रूप से जो खेती का एक महत्वपूर्ण जो हमारा प्रतिभाग है, जो अंग है प्रबंधन का, वो हमारा आदान व्यवस्था पर निर्भर करता है। जितनी खेती की लागत मूल्य है, जो हमारी फसल का लागत है, वो आदान व्यवस्था पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से हम कौन सी जो है उसमें बीज का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ फर्टिलाइजर का क्या मैनेजमेंट करते हैं। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आदान व्यवस्था जो है समुचित होनी चाहिए, तभी हमारी उत्पादकता भी अच्छी प्राप्त होगी। और जहां तक आदान व्यवस्था में 2 चीजें जो है जो हमने आपके सामने बिंदु लाए हैं कि बीज, जब तक ले बीज हमारा सही नहीं होगा तब तक ले हमारा फसल का उत्पादन सही नहीं होगा। तो बीज हमारे किसान भाइयों से अनुरोध है कि सही संस्थानों से लें, अधिकृत संस्थानों से लें और प्रमाणित और आधार बीजों का ही प्रयोग करें। और यदि हो सके तो स्वयं का बीज तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से उससे अच्छा बीज कहीं किसी भी संस्थान में आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि जो किसान भाई स्वयं के बीज बनाते हैं, जो उसके नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित ही बीज की कास्ट कीमत भी कम होगी और सही बीज प्राप्त होगा। दूसरा चीज जो फर्टिलाइजर के मैनेजमेंट की बात है, हमारा निश्चित रूप से फर्टिलाइजर आदान जो व्यवस्था है वो हमारे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को, उत्पादन लागत मूल्य को काफी हद तक जो है प्रभावित करती है। तो हमें सोच समझ करके रासायनिक खादों का उपयोग करना चाहिए और देसी खादों का जब तक ले हम खेत में उपयोग नहीं करेंगे तब तक ले रासायनिक खादों की जो हम उपयोग क्षमता की बात करते हैं उसका दोहन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि गेहूं की फसल में जो हमारे किसान भाई निश्चित रूप से जो यूरिया का उपयोग करते हैं उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। हमें बच करके कम से कम जो है आपका 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा यदि हमारे किसान भाई गेहूं में यूज करते हैं 18 से 20 दिन पर और इसके बाद 20 से 20 किलोग्राम जो है हमारा 45 से 50 दिन पे यूज करते हैं तो इससे ज्यादा यूरिया की जरूरत नहीं होती है। जबकि किसान भाई ये
बोरी से लेकर के 2 बोरी तक प्रति बीघा यूज करते हैं, जिससे उनको लागत मूल्य भी बढ़ती है और साथ साथ में हमारा फसल उत्पादन भी सही प्राप्त नहीं हो पाता। तो देखिए किसान भाइयों, ये चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बीजों पर डॉक्टर साहब ने बताया। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। थोड़ा सा बीजों का अंकुरण और बीजोपचार विधि के बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं कि उसमें उन्हें क्या बातें ध्यान रखनी है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और यदि किसान भाई, जैसा कि मैंने अपने पूर्व कथन में कहा कि स्वयं का बीज बनाते हैं या कहीं से खरीद करके ले आते हैं, तो निश्चित ही अपने स्तर पे उसका परीक्षण करें। अंकुरण प्रतिशत का ज्ञान, अंकुरण प्रतिशत जो है की जानकारी लें कि जो बीज बोने जा रहे हैं उसका अंकुरण कितना प्रतिशत है। ऐसे स्थिति में अंकुरण जानकारी के लिए उसमें या तो हम अंकुरण के लिए जो एक पेपर आता है अंकुरण परीक्षण के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, या किसी ट्रे में लेकर के मिट्टी डाल करके जो है उसमें 100 दाने 10 लाइन में 10 दाने डाल करके जो है कम से कम 3 स्थानों पे डालें और उसका औसत निकालें। और जो निर्धारित मापदंड है, जैसे चने के केस में 80% से कम नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार से गेहूं में भी 80 से 85% से जो है आपका अंकुरण प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए। यदि कम होता है तो ऐसे बीजों का उपयोग करने से बचें। लेकिन हमें केवल 20 से 25, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि केवल 20 से 25 दाने ले लेते हैं और उसको केवल परीक्षण के लिए डाल करके देख लेते हैं। ये परीक्षण करने का तरीका सही नहीं है। कम से कम 100 दाने लेने चाहिए और 3 जगह उसकी बुआई करके उसका औसत निकालें, और औसत निकालने के बाद ही उसका अंकुरण प्रतिशत के आधार पे बीज का उपयोग करें। बीजोपचार के बारे में थोड़ा सा और डॉक्टर साहब बताएं। बीज का उपचार बहुत महत्वपूर्ण है प्रबंधन के अंतर, खेती के अंतर्गत और उत्पादन लागत मूल्य को कम करने के लिए। यदि हमारे किसान भाई बीज उपचार सही दवा से सही समय पे करते हैं तो निश्चित रूप से उससे जो फायदा होता है, जो हमारी आगामी फसल के जो हमारे फसल के आगामी स्थिति में जो हमारी परेशानियां निर्मित होती है उससे भी बच सकते हैं। तो गेहूं के केस में हमारे किसान भाई थायरम प्लस कार्बोक्जिल 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करते हैं और पूरे गेहूं पे हल्का सा थोड़ा सा पानी का छींटा दे करके दवा मिला करके, और जैसे कि एक कवर चढ़ जाए, उस पे आवरण चढ़ जाए, जैसे हम अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से बीज को ढकने के लिए जो हम एक उस पे आवरण चढ़ा दें, जिससे कि जो हमारे रोग हैं या तो मिट्टी के माध्यम से या हमारे जो बीज के अंदर बैठा हुआ है वो दोनों से जो है हमारे सुरक्षित हो जाएंगे, अंकुरण प्रतिशत जो है अच्छा होगा। लेकिन यदि कहीं कहीं पे ये भी देखने में आता है कि दीमक की परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में क्लोरोपाइरीफास 500 ml प्रति कुंटल 100 किलो बीज में, अर्थात जो है 5 ml प्रति जो है केजी के हिसाब से यदि इसको उपचारित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके गेहूं में
फसल में जो दीमक की परेशानी है उससे भी बच सकते हैं। और खाद के अंदर जो है, जो गेहूं में एजेटोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं, चने में जो है आपका राइजोबियम कल्चर का उपयोग कर सकते हैं। चने के केस में भी यदि हमारे किसान भाई थायरम प्लस कार्बोक्सिल का उपयोग करते हैं या ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करते हैं 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से, तो निश्चित रूप से जो बाद में हमारे फफूंद जनित बीमारियां हमारे किसान भाइयों को परेशान करती हैं उनसे आसानी पूर्वक से छुटकारा पा सकते हैं और अपने फसल को एक स्वस्थ जो वातावरण दे सकते हैं। उसका ग्रोथ, जो उसकी वृद्धि और बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन जो है अधिक से अधिक प्राप्त करने में सफल होंगे। और साथ ही साथ जो हमारा कीटनाशी और फफूंदनाशी दवाओं पे बाद में जो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ता है वो भी कम करने में सफल होंगे। तो देखिए किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से आपको बताया कि कैसे आप लागत कम कर सकते हैं, कैसे आप बीज की सुरक्षा कर सकते हैं और खेत की तैयारी में आप अगर जरा थोड़ी सी सावधानियां रख लें तो फिर आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक और हम हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि रबी की फसल में वो फसलों का चयन कैसे करें रबी के मौसम में, यानी जो अभी तक परंपरागत तरीके से किसान भाई फसल लेते आए हैं उसी को कंटिन्यू करें या उनमें कुछ बदलाव करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, यानी फसलों का चयन वो कैसे करें? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के वर्तमान परिवेश में। यदि मध्य प्रदेश जैसे हमारा राज्य है इसकी हम बात करें तो अभी भी सोयाबीन की खेती जो आपकी देखें तो 50 से 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मुख्य रूप से मालवा अंचल की बात करें और हमारे जो भोपाल संभाग की बात करें, मध्य क्षेत्र की बात करें तो 50 से 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में केवल सोयाबीन की खेती होती है। जो मोनोक्रॉपिंग की तरफ जो है, एकल फसल प्रणाली की तरफ जो है हमारे किसान भाई प्रेरित होते हैं। उसके बाद केवल जो है गेहूं और चना की फसल को जो है एडाप्ट करते हैं, अपनी खेती में लागू करते हैं। लेकिन हमें फसल विविधीकरण या फसल परिवर्तन की जो हमारी तकनीक है उसको निश्चित रूप से यदि हमारे किसान भाई एडाप्ट करते हैं, अपने खेती में समाहित करते हैं तो जो हमारा रिस्क फैक्टर है, क्षति का जो स्तर है उसको भी कम करने में सफल होंगे। और जो हमारा फसल चुनाव की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से हमें अपनी जो उपलब्धता है, प्राकृतिक स्रोत या संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है उसके मुताबिक ही हमें फसलों का जो है चयन करना चाहिए। यदि आपके पास 2 से 3 पानी वाला 2 से 3 पानी की व्यवस्था है तो ऐसी स्थिति में हमें 2 से 3 पानी वाली गेहूं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। यदि आपके पास 4 से 5 पानी वाला 4 से 5 पानी की उपलब्धता है तो 4 से 5 पानी की गेहूं का जो है चयन कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 पानी है तो ऐसी स्थिति में चने का भी जो है चयन कर सकते हैं। और सरसों की खेती भी जो है आप 1 से 2 है तो सरसों की भी खेती कर सकते हैं। आलू प्याज लहसुन की यदि आपके पास भरपूर है तो आलू प्याज लहसुन की खेती कर सकते हैं। मेरा कहने का आशय यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास मिट्टी कैसी उपलब्ध है, पानी की व्यवस्था क्या है, हमारी जो आदान व्यवस्था करने की कैपेसिटी कितनी है, आर्थिक जो हमारी स्थिति कैसी है, उसके मुताबिक ही फसलों का चयन यदि करेंगे तो किसान भाई निश्चित रूप से जो है हानि उनकी नहीं होगी और अपने हानि को कम कर सकते। चलते चलते डॉक्टर साहब संक्षेप में जो अभी खरीफ की कटाई चल रही है उसमें हमारे किसान भाई थ्रेशिंग वगैरह में क्या क्या सावधानी रखें और अगले साल के लिए बीजों का संरक्षण उन्हें कैसे करना है? निश्चित रूप से ये वर्तमान जो हमारा खरीफ मौसम रहा है काफी क्षेत्रों में ये देखने में आया है कि फसलों की नुकसान हुई है। मुख्य रूप से सोयाबीन की फसल की बात करें तो काफी क्षेत्रों में नुकसान हुआ। तो किसान भाइयों से सादर पूर्वक अनुरोध करता हूं कि यदि आपके खेत में यदि आपकी सोयाबीन अच्छी स्थिति में खड़ी है, वैसे देखने में तो ये नहीं आया है, काफी क्षेत्रों में JS 95-60 की जो प्रजाति है नुकसान हुआ है। JS 20-34 की स्थिति कहीं कहीं पे बेहतर है। और जो हमारे लेट वाली जो हमारी सोयाबीन की फसल है जैसे JS 2069 है, JS 2098, उनकी कुछ क्षेत्रों में फसल अच्छी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मैं किसान भाइयों से सादर पूर्वक अनुरोध के साथ आग्रह करता हूं कि कटाई के समय विशेष ध्यान रखें कि उसमें किसी प्रकार का मिश्रण ना हो और साथ ही साथ थ्रेसिंग करते समय जो है कम RPM पे यदि हम करते हैं तो जो फसल में डैमेज जो हमारी दानों में डैमेज होता है उसको भी कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां किसान भाइयों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। और
तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही और अगले अंक में फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। बीज उपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर। गेहूं की उन्नत किस्में लगाएं। चने का उकटा रोग से बचाव। मसूर की उन्नत खेती। अब खबरें विस्तार से। बीज उपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर। बीजों को रोग व कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीज उपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीज उपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर व द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने के काम लिया जाता है। इस यंत्र को खेत पर भी ले जाया जा सकता है। सीड ड्रेसर से बीज उपचार करके बुवाई में समय भी कम लगता है। गेहूं की उन्नत किस्में लगाएं। रबी मौसम की गेहूं प्रमुख फसल है। गेहूं की उन्नत किस्में लगाकर अधिकाधिक उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की प्रमुख उन्नत किस्में MP 3336, 3288, GW 322, 366, 273, HW 2004, HI 1500, 1531, HD 4672 बोकर ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। गेहूं की किस्मों का चुनाव सिंचाई उपलब्धता के आधार पर करना चाहिए। बोनी से पहले थायरम अथवा कार्बनडिजम से बीज उपचार अवश्य करें। सिंचित अवस्था में 10 से 25 नवंबर तक एवं असिंचित अवस्था में गेहूं की बुवाई 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक करना चाहिए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं का बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता अवश्य देखें। खरीदे गए बीज की रसीद एवं बीज का खाली थैला संभाल कर रखें। चने का उकटा रोग से बचाव। चने की फसल को उकटा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए उकटा रोग निरोधी किस्में जैसी JG 315, JG 74, H 355 और नई विकसित किस्म ICD 42 बोना चाहिए। बोने से पहले बीज को थायरम एवं कार्बनडिजम से 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर बोना चाहिए। मसूर की उन्नत खेती। ऐसे असिंचित क्षेत्र जहां पानी के अभाव में गेहूं, मटर एवं सरसों की खेती नहीं की जा सकती, वहां दलहनी फसल मसूर की खेती आसानी से की जा सकती है। मसूर की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बुलई दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6.5 से 7 हो उपयुक्त रहती है। मध्यम आकार के बीज की प्रजाति 30 से 35 किलो हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। देर से बुवाई करने पर प्रति हेक्टेयर 40 किलो बीज प्रयोग करना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं बीज से बीज की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मसूर की बोनी का उपयुक्त समय अक्टूबर प्रथम सप्ताह से नवंबर प्रथम सप्ताह तक रहता है। मसूर की उन्नतशील प्रजातियां जैसे मल्लिका, लेंस, JL1, IPL 18 एवं जवाहर मसूर 2 बोने से भरपूर उत्पादन मिलता है। गन्ना फसल में खरपतवार नियंत्रण। गन्ना फसल को खरपतवारों से काफ़ी नुकसान होता है। जिस खेत में गन्ना बोना है तथा जिसमें कांच, दूब, मोथा आदि बहुवर्षीय नींदा हो, उसकी कम से कम 2 बार गहरी जुताई करके उन्हें जड़ों से नष्ट कर दें। बुवाई के पूर्व 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी भुरभुरी बना लें। यदि संभव हो तो फसल चक्र अवश्य अपनाएं। इससे नींदा नियंत्रण में सहायता मिलती है। गन्ने में नींदा नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधियां भी काफ़ी कारगर हैं। बैल एवं हाथ से चलाए जाने वाले हों सो बुवाई के बाद 30, 60 एवं 90 दिन में निंदाई कर सकते हैं। उसी प्रकार ट्रैक्टर चालित यंत्रों से भी नींदा नियंत्रण किया जा सकता है। गन्ना फसल में रासायनिक नींदा नियंत्रण के लिए एट्राजिन 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ना जुताई के बाद एवं अंकुरण से पहले प्रयोग करना चाहिए। खरीफ उपज का करें सुरक्षित भंडारण। खरीफ की सोयाबीन, धान, उड़द इत्यादि फसलें खेत से खलिहान और खलिहान से आपके भंडारण गृह तक पहुंचने वाली हैं।
उपज का काफ़ी कुछ हिस्सा तो किसान तुरंत मंडी में विक्रय कर देते हैं, कुछ हिस्सा बीज एवं बाद की आवश्यकताओं के लिए किसान अपने पास रोक कर रखते हैं। भंडारण के उचित तरीके अपनाकर अनाज को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। भंडारण के पूर्व दोनों को तेज धूप में अच्छी तरह सुखा लें, फिर कीटनाशक मेलाथियान से उपचारित बोरों में भरकर भंडारण गृह में पॉलीथिन या लकड़ी की पट्टियों के ऊपर दीवार से 1 हाथ की जगह छोड़कर छल्लियाँ लगाएं। फिर पॉलीथिन से बोरों को छल्लियों को ढकते हुए एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के पाउच से प्रदूमन करें। भंडारण के देसी तरीकों में नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग भी कारगर उपाय है। भंडारण की उन्नत विधियां अपनाकर इस नुकसान को कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।